बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, एक दावा सामने आ रहा है। कुछ हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने ये दावा किया। दावा यह है कि साबिक आर्मी चीफ अशफाक परवेज़ कियानी वो जेल में गए और जाकर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। देखें, अशफाक परवेज़ कियानी के बारे में एक बात मुझे पता है और वो मुझे कुछ और दोस्तों ने, सोर्सेज ने बताई कि जनरल आसिम मुनीर के करीब है अशफाक परवेज़ कियानी, और कुछ जर्नैलों से, कुछ लोगों से उसकी नहीं बनती, लेकिन जिनसे बनती है उनमें एक जनरल अशफाक परवेज़ कियानी भी है। तो फौरी तौर पे जब ये खबर आई तो दिमाग में यही आता है कि हाँ, ये पॉसिबल है और ये मुलाकात हो भी सकती है। अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता आपको कि ये मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है ना कि बर्फ़ पिघल रही है, ये दावा ज़मीनी हकायक से मैच नहीं करता। पाकिस्तान में अगर कहीं बर्फ़ पिघल रही है तो वो सिर्फ पहाड़ों पे पिघल रही है, और उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग है और दूसरा जो है वो गर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं। इसके अलावा कहीं कोई बर्फ़ नहीं पिघल रही। अगर बर्फ़ पिघल रही होती तो जो कुछ आप गिलगित बल्तिस्तान में देख रहे हैं आप वो ना देखते। अगर बर्फ़ पिघल रही होती तो जो कुछ इस वक्त कश्मीर में किया जा रहा है आप वो ना देखते। इंतखाबी निशान दोबारा छीने जा रहे हैं, वोटों का रद्दोबदल किया जा रहा है, लोगों को हरासा किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, सूबा बदरियाँ हो रही हैं। जो असद कैसर और जुनैद अकबर के साथ हुआ, जो सुहेल आफरीदी के साथ हुआ, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि बर्फ़ जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों से तो पिघल रही है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पे जो बर्फ़ जमी हुई है उसके पिघलने के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कई मरतबा इमरान खान साहब से डील करने की कोशिश की, बहुत सारी ऑफर लेकर गए, यहाँ तक कि उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, कुछ अरसा सियासत से छुट्टी कर लें, फिर वापस आएँ, फिर आप सियासत करें। ये भी कहा गया कि आप बनी गाला में चले जाएं, ये भी कहा गया कि आप खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट हो जाएं। अलग अलग तरह की बातें इमरान खान साहब को ऑफर की गई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, लेकिन उन्होंने मानी नहीं को बात। ये बार बार ऑफर आती है इमरान खान साहब को, ऐसा नहीं है कि एक आध दफ़ा आई हो और उन्होंने रिजेक्ट कर दी हो, नहीं, बार बार आती है। अगर ये कोई मुलाकात हुई भी है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मतलूबा नताइज नहीं मिले, ये बात तो गारंटीड है। वरना इस वक्त जो ब्रिगेडियर फाइक कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में और जो गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ के ऑफिसर्स कर रहे हैं, ये सारा कुछ ना हो रहा होता। देखिए, जो डीलिंग इस वक्त हो रही है ना गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में वहाँ के अवाम के साथ, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि खुदा न खास्ता ये गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हालात को बलूचिस्तान के हालात की तरह कर देंगे, सिर्फ अपने इक़्तिदार और अपने कंट्रोल के लिए। यानी एक जूनियर ऑफिसर होता है और बेचारे एफए पास आ जाते हैं। अब ये जूनियर ऑफिसर है, उसका दिमाग सिर्फ उसकी नौकरी के बीच में फंसा हुआ है, क्योंकि सारा कुछ उसका उसकी नौकरी से वाबस्ता है। वो अपने सीनियर को खुश करने के चक्कर में कुछ भी करता है, और वो कुछ भी करने का खुमियाजा पाकिस्तान भुगतता है। यही सब कुछ बलूचिस्तान में गंदे खेल खेले गए, और यही खेल आज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में खेले जा रहे हैं। लगता है कि ये जीबी को और कश्मीर को भी बलूचिस्तान बनाकर छोड़ेंगे। देखिए, दूसरी जमातें बाहर से बंदे ले लेकर जा रही हैं और अपनी रौनक लगा के दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि देखो जी, हमारी छोटी मोटी रौनक लगी हुई है। कहीं पे भी वो पब्लिक को शो नहीं कर पा रहे। जहां दिखाते हैं वो किसी ना किसी लीडर को दिखाते हैं, उसके आसपास 10 20 30 बंदे दिखाते हैं, पब्लिक को नहीं प्रॉपर तरीके से वो शो कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि लोग उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ये उम्मीदवार आप एक मरतबा फिर देख लें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। ये पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से हल्के में आपने अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट डालना है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म के खिलाफ आपने वोट डालना है, तो फिर आपने किसको वोट डालना है। ये सारी कहानी जो है वो इस सफ़े पे लिखी हुई है। कहीं आपको खैमे पे वोट डालना पड़ेगा, कहीं आपको विकेट पे वोट डालना पड़ेगा, कहीं आपको किसी और इंतखाबी निशान पे वोट डालना पड़ेगा। तो अलग अलग बहुत सारे इंतखाबी निशान हैं। तो ये 5-6 निशान आपके सामने हैं अलग अलग हल्कों में। इनमें आप वोट डालेंगे तो आपका वोट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएगा। एक नाजरीन मेरी गुजारिश है आज़ाद कश्मीर के लोगों से, ये आम आवाम से नहीं मैं बात कर रहा, ये वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पूरे पूरे ख़ानदान ओवरसीज़ हैं और इनके पास काफ़ी पैसा है। आज़ाद कश्मीर में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से बाहर रहती है, और वो लोग वहाँ पे पाउंड्स के अंदर, डॉलर्स के अंदर पैसा कमाते हैं। तो इनके पास वसाइल की कमी नहीं है, ये बहुत अमीर लोग हैं, कारोबारी लोग हैं। अब इनको ठगने का टाइम आ गया है। अगर आपको कोई कहे, कोई ऑफिसर, कि जनाब इतने पैसे दे दें, आपको इलेक्शन जितवा देंगे और आपको असेंबली में पहुंचा देंगे
और आप कल को मिनिस्टर भी बन जाएंगे तो आपने इनकी बातों पे कान नहीं धरने। बहुत सारे दिहाड़ीबाज जो है वो मार्केट में फिर रहे हैं। यही काम बलूचिस्तान में किया गया था। एक एक हलके के लिए 10-10 बंदों से करोड़ों रुपए लिए गए थे। एक बंदा है वो 2 करोड़ दे गया, एक बंदा उससे 5 करोड़ ले लिए, एक बंदा उससे 7 करोड़ ले लिए, एक और बंदा उससे 3 करोड़ ले लिए। तो इस तरह एक एक हलके के लिए 10-10 बंदों से पैसे पकड़े गए थे बलूचिस्तान में। और बाद में जब ये लोग पैसे वापस मांगने के लिए गए तो इनको कहा गया कौन से पैसे भाई, तुम्हें वहां पे थोड़े से वोट पड़ते तो हम तुम्हें जितवाते, दौड़ जाओ यहां से। अब वो पैसा ऐसा तो होता नहीं है जिसका कोई कानूनी रिकॉर्ड हो पीछे से। यानी जब आप इस तरह का पैसा है जो आप रिश्वत में दे रहे हैं तो वो आप रिकॉर्ड का पैसा निकाल के तो रिश्वत में नहीं देंगे ना। वो तो आप पैसा इधर उधर से कहीं से निकालेंगे और निकाल के आप दे देंगे। तो मेरी गुजारिश है ओवरसीज पाकिस्तानियों से, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर के अंदर जो बड़े ताकतवर पैसे वाले लोग हैं जिनको सियासत का कीड़ा है या खुजली है, तो मैं उन्हें यह बता रहा हूं कि आपने अपने करोड़ों रुपए ज़ाया कर देने हैं। यही बंदे दिहाड़ियां लगा के पहले आए हुए हैं। जावेद लतीफ ने बताया था कि लाहौर के अंदर भी एक ऑफिसर ने बहुत पैसे ले लिए थे। बलूचिस्तान के लोग किससे आज भी सुनाते हैं कि हमसे पैसा ले लिया, हमें ना एमपीए बनाया ना एमएनए बनाया। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपना पैसा ज़ाया ना करें। ये दिहाड़ीबाज हैं, ये दिहाड़ी लगा के निकल जाएंगे, आपके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। अभी वहीं पे जीबी में इलेक्शन चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुकम्मल पाबंदी है, मगर बिलावल और उनकी बहन इनके प्रोटोकॉल के लिए गवर्नर पंजाब भी गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि क्या उनके पास एनओसी है। इलेक्शन के इस माहौल में एक गवर्नर भी वहां पे पहुंच गए। तो देखें एक तरफ कितना फ्री हैंड है, आप इंजॉय करें। यही बिलावल और मरियम, इन्हें मुकम्मल तौर पे फ्री हैंड था 2020 में भी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और इनके पास आज भी फ्री हैंड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था क्योंकि उनकी हुकूमत थी, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे दीवार के साथ लगाया गया। ना उनके पास अपना निशान है, ना वो कंपेन कर सकते हैं, ना वो लोगों में जा सकते हैं। लेकिन नौजवानों ने वो जिम्मेदारी संभाल ली। चाहे गजर हो, चाहे हुंजा हो, चाहे स्कर्दू हो, चाहे गांचे हो, कहीं पे भी, चाहे गिलगित हो, कहीं पे भी आप चले जाएं, अस्तोड़ चले जाएं, हर जगह पे बड़ी मजबूती के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमडब्ल्यूएम का अलायंस खड़ा है। नाज़रीन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो डेवलपमेंट हो रही है वो ख्वाजा आसिफ की जानिब से हो रही है। ख्वाजा साद रफीक का स्टेटमेंट आपने देखा, 1-2 और वजीर भी बोलना शुरू हो गए। फाद हुसैन ने भी एक कॉलम लिख दिया, ये साबिक वजीर हैं शहबाज शरीफ की कैबिनेट के, कि जी वज़रा कारकर्दगी अच्छी नहीं दिखा रहे। तो फाद हुसैन साहब के इसके पीछे 2 मकासद हो सकते हैं। एक तो ये कि वो गवर्नमेंट पे तनकीद करना चाहते हैं, दूसरा वो ये चाहते हैं कि शायद दोबारा वो कैबिनेट में चले जाएं, क्योंकि वो पहले कैबिनेट का हिस्सा थे। जब वो कैबिनेट में थे तब उन्हें कैबिनेट बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि उस कैबिनेट ने बड़ी पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत की थी। उस कैबिनेट ने सत्यानाश कर दिया था। तो फाद हुसैन उस कैबिनेट का हिस्सा थे, और अब फाद हुसैन को कैबिनेट अच्छी नहीं लग रही, और मेरे ख्याल में ये एक तरह की सीवी है कि जनाब मुझे कैबिनेट में दोबारा शामिल किया जाए। तो फाद हुसैन साहब को दोबारा शामिल हो जाना चाहिए ताकि कैबिनेट उनको अच्छी लगना शुरू हो जाए। बहरहाल ख्वाजा आसिफ का भी एक गिले शिकवे वाला एक ट्वीट आया कि जनाब 80,000 रुपया भी ले लिया हमसे और हमें रसीद भी कोई नहीं दी, और ये निज़ाम चल रहा है। अगर एक वफाकी वजीर की ये हैसियत है तो किसी और की क्या होगी। फिर थोड़े दिन पहले इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, जनाब मेरा जो घर है जहां पे मैं रहता हूं, सरकारी घर, वो टूट फूट का शिकार है। मैंने मोहसिन नकवी के तरले किए हैं, लेकिन वो ठीक नहीं करवा के दे रहा, अपने घर का दरवाजा नहीं ठीक करवा पा रहा। आपको पता है ख्वाजा आसिफ ये स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? ख्वाजा आसिफ हो जाए, ख्वाजा साद हो जाए, या बाकी लोग, ये सारे ना इन चीज़ों को रिकॉर्ड के ऊपर रख रहे हैं। इन्हें पता है कि आसिम मुनीर साहब का इक्तदार ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं, इनके इक्तदार का सूरज गरूब हो जाएगा। इसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल होगी, इससे ज़्यादा क्या होगी। तो पीएमएलएन के लिए सियासत के रास्ते बंद हो जाएंगे, दोबारा सियासत नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अब ये ग्राउंड बना रहे हैं कि जनाब हम तो बांध दिए गए थे, और इमरान खान के खौफ की वजह से हम फंस गए थे। इमरान खान का किया हमारे सामने आ गया। आसिम मुनीर का बुरा वक्त आते ही उनका नाम भी कोई नहीं लेगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन हम लिया करेंगे, हम बताया करेंगे लोगों को कि एक फलाना जर्नैल आया था, बाद में ये जर्नैल आया था, बाद में ये जर्नैल आया था, और उनकी पॉलिसियों ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। ये जो लोग आज झंडा उठाई फिरते हैं ना आसिम मुनीर का, ये आसिम मुनीर साहब मेरे से कोरे कागज पर लिख कर ले लें। अगर उनकी रिटायरमेंट के बाद इनमें से किसी ने नाम भी लिया ना, तो मुझे आगे पूछ लीजिएगा कि जनाब इन्होंने नाम लिया, हम आपका नाम जिंदा रखेंगे, बताएंगे सबको कि जनाब ये ज्यादती आपने की थी इस मुल्क के साथ। बहरहाल ये, और खास तौर पे पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो आपका बॉस है
वो खुद अपने मुंह से बार बार ये कहता है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम है और फौज चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। आपका वजीर आजम भी, सब लोग ये कहते हैं और बड़े फ़ख्र से ये बात की जाती है। बल्कि जो टाउट सहाफ़ी आपने रखे हुए हैं वो भी आके बताते हैं कि सारे फैसले आप ही करते हैं, कोई और नहीं करता। ये आईनी नुक्ता नज़र से, कानूनी नुक्ता नज़र से आपका हक नहीं है, आपके हलफ की खिलाफ वर्जी है, आपको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप करते हैं तो ठीक है। ये बात याद रखी जाएगी तारीख में। नाज़रीन, बजट के हवाले से खबरें लगातार आ रही हैं और यहां पे एक और खबर है मेरे पास बजट के हवाले से। IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। हुकूमत के 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की एक तजवीज़ सामने आई है। लेवीज इसके अलावा हैं जो लेवियां लगाई जाएंगी, और जो टैक्सेस हैं 220 अरब रुपए के, ये नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। अब सरकारी मुलाजमीन को क्या मिलेगा अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन जो आपका सेल टैक्स है उसमें भी 1% का इजाफा किया जा रहा है। यानी हमें टैक्स के अंदर ये जो अब बजट आ रहा है इसमें हमें किसी जगह पे भी महंगाई कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही, बल्कि इसमें हमें महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने इसके ऊपर तनकीद शुरू कर दी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसकी जानिब से अभी तक बजट की तजावीज़ के ऊपर किसी किस्म का रद्द अमल फिलहाल सामने नहीं आ रहा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है नाजरीन, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये नेपरा का रिकॉर्ड है जो ये बता रहा है। नेपरा आप समझते हैं पाकिस्तान में बिजली के हवाले से, तो ये नेपरा का जो रिकॉर्ड है वो क्या बता रहा है। नेपरा का रिकॉर्ड बता रहा है कि पिछले 8 साल के अरसे में, ये यानी 2026 तक लगा लें तो आप इमरान खान का दौर और ये सारा दौर लगा लें, इस 8 साल के अरसे में जो पाकिस्तान ने या पाकिस्तानियों ने कैपेसिटी पेमेंट की मद में IPPs को पैसा दिया, वो डॉलर रेट के एतबार से 40 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम बनती है। यानी IMF से 1 अरब डॉलर लेना हो, UAE का 2 अरब डॉलर वापस करना हो तो पाकिस्तान को वक्त पड़ जाता है। लेकिन IPPs क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों के, फ्रंटमैनों के हैं, IPPs में क्योंकि बड़ी कमीशन मिलती है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बिजली जो IPPs ने पैदा ही नहीं की उसका पैसा देने को बोलते हैं कैपेसिटी पेमेंट। यानी वो बिजली जो उन्होंने पैदा की और उन्होंने आपको बेची वो तो है जनाब बिजली का बिल, लेकिन वो बिजली जो उन्होंने पैदा नहीं की और वो बिजली जो आपके सिस्टम में नहीं आई और वो बिजली जिसको आपने इस्तेमाल भी नहीं किया, उसका पैसा जब आप देते हैं तो वो होता है कैपेसिटी पेमेंट। तो जो बिजली आपने नहीं ली उसका पैसा जो आपने दिया, बिजली ना लेने का पैसा जो आपने दिया वो आपने दिया और वो बनी भी नहीं बिजली, आपने ली नहीं, उन्होंने बनाई नहीं और आपने उसका पैसा दिया 40 अरब डॉलर से ज्यादा। और ये जो IPPs पाकिस्तान में आए इनके जरिए से जो टोटल अब तक गैर मुल्की सरमायाकारी आई है, 101 IPPs है, जो टोटल गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में आई वो 35 अरब डॉलर है। यानी टोटल इन्होंने जो पैसा लगाया बाहर से पाकिस्तान के अंदर वो 35 अरब डॉलर है, और उसके बदले में जो हमने सिर्फ 8 साल में इनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में दे दिया वो 40 अरब डॉलर से ज्यादा है। और पिछले 20-22 साल का हिसाब इससे अलग है, और ये रिपोर्ट है नेपरा की। तो ये पाकिस्तान के साथ नवाज शरीफ ने, पीपल्स पार्टी ने और परवेज मुशर्रफ ने मिलकर किया। परवेज मुशर्रफ का इसमें बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है इसमें। सबसे ज्यादा जो गंद मारा है इसके अंदर वो नवाज शरीफ ने मारा, नंबर 1। नंबर 2 पे आती है पीपल्स पार्टी और नंबर 3 के ऊपर आते हैं परवेज मुशर्रफ साहब। तो इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। आज पाकिस्तानी जो है हर साल 2000 अरब रुपया इनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में देता है, उस बिजली का जो बिजली पैदा ही नहीं हुई। नाजरीन, 28वीं आईनी तरमीम के मामले में MQM मैदान में आ गई और MQM ने कहा जनाब ये तो हमारी तरमीम है, आज नहीं कल लानी पड़ेगी। ये एक तरह की CV है जो MQM पेश कर रही है आसिम मुनीर साहब के सामने कि देखिए हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एक और आईनी तरमीम की राह हमवार कर रहे हैं। चाहते वो ये है, उन्होंने एक नुक्ते पे बात की कि 140A जो है MQM पाकिस्तान का 30 साल से मुतालबा है, यानी जो कराची है उसको वफाक के अंडर कर दिया जाए। देखिए कराची जितना बड़ा है, जितनी बड़ी उसकी आबादी है, इतना बड़ा तो पूरा मुल्क होता है। कराची और हैदराबाद को अगर एक अलग सूबा भी बना देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या अगर आप सिंध में 3 सूबे भी बना देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंध तरक्की करेगा इससे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह पता है कि वो अंदरूने सिंध से 2 नंबरी करके वोट लेते हैं, अंदरूने सिंध से 2 नंबरी करके वो अपना इक्तदार लेते हैं और कराची और हैदराबाद के ऊपर रूल करते हैं। ये उनका तरीका वारदात है, क्योंकि यहां पे पैसा बहुत ज्यादा जनरेट होता है। सारी दिहाड़ियां जो हैं वो
इस जगह के ऊपर है। और जिस तरह उन्होंने अपना कराची को कंट्रोल किया हुआ है, कैसे उन्होंने अपना मेयर बिठाया, ये सब आप जानते हैं। ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दुनिया इसे जानती है। नाजरीन, ईरान ने एक नया और खौफनाक हथियार मुतारिफ करवाया। ये हथियार जो है इसका नाम है रजब 27। रजब 27 एक कश्ती है छोटे साइज की। इसके अंदर 2 क्रूज मिसाइल जा सकते हैं जो 700 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर दीगर हथियार और बारूद भी जा सकता है। ये लगभग 3 मीटर तक जो समुद्री लहरें हैं उनका मुकाबला भी कर सकती है और ये बहुत तेज रफ्तार में जाती है। दुनिया में ना हथियारों का पूरा सिस्टम ही तब्दील हो गया। पहले और तरह के हथियार बनते थे। ये 2 जंगें ऐसी हुई दुनिया में जिन्होंने पूरी दुनिया के जो लड़ाई का नक्शा है उसको तब्दील कर दिया। नंबर 1, जो आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जंग हुई थी, उसने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। उसने बताया कि ड्रोन कितना इंपॉर्टेंट है और टैंक कितना फारिग है। उसके बाद जो दूसरी लड़ाई हुई यूक्रेन और रूस की, उसमें भी बहुत कुछ दुनिया ने सीखा। लेकिन जो ईरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ किया, अपने सस्ते और इंतहाई कम महदूद वसाइल के साथ और कम हथियारों के साथ, उसने बताया दुनिया को कि हथियार की नौयत अगर कुछ और हो तो आप जंग में कुछ और भी कर सकते हैं, यानी आप जंग का नक्शा बदल सकते हैं। अब इस वक्त एक और खबर मेरे पास आई है। पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आजकल अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अफगानिस्तान अपने दिफा के लिए ईरानी मॉडल पे काम कर रहा है। इन्होंने रूस के साथ एक दिफाई मुआहदा किया है और उसके तहत रशिया वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम लगाएगा। यानी पाकिस्तान एयरफोर्स बार बार अटैक करती है अफगानिस्तान के अंदर, तो उन्हें लगता है कि फ्यूचर में अब पाकिस्तान एयरफोर्स को वो अफगानिस्तान की सरजमीन पे अटैक नहीं करने देंगे। एक और चीज है कि अफगानिस्तान कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन्स के हवाले से कुछ काम कर रहा है। यानी जैसे ईरान ने बहुत सारे ड्रोन्स बनाए और उन ड्रोन्स को अपना मेन हथियार बनाया, तो अगर यही काम अफगानिस्तान भी करता है तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होगी अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ता रहेगा। देखिए, हमें एक बात सीखनी और समझनी पड़ेगी। आज के दौर में कोई भी बालादस्त नहीं रह सकता। आपको सबके साथ ताल्लुकात बनाकर आगे चलना पड़ेगा। हमें हमेशा सूट करता है अफगानिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखना। जो ड्रोन्स हैं, जब वो सैकड़ों की तादाद में आते हैं तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक सकता। और कभी भी किसी ऐसे मुल्क के साथ आपको लड़ाई में नहीं जाना चाहिए जिसके वसाइल कम हो, यानी जिसकी तरक्की कम हो। यानी अगर आप अरब ममालिक की मिसाल देख लें तो क्या वो ईरान से लड़ सकते हैं? ईरान के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है जैसा इन ममालिक के अंदर है। ये तो शीशे के बने हुए हैं। लिहाजा पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हुए तामीर और तरक्की पे तवज्जो देनी चाहिए दोनों ममालिक की, खास तौर पे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए हर दौर में कोई ना कोई जंग छेड़ के रखती है। जैसा कि कभी हम किसी जंग में चले जाते हैं, कभी किसी जंग में चले जाते हैं, और नतीजा क्या निकलता है? अभी तक हम कश्मीर आज़ाद करवा नहीं पाए और भारत से अपना पानी भी छुड़वा नहीं पाए। नाजरीन, इसराइल ने बहुत तेज़ हमले शुरू कर दिए हैं। गज़ा और लबनान को वो बहुत बुरी तरह अटैक कर रहा है। गज़ा के 60% पे उन्होंने अपना कंट्रोल मुकम्मल कर लिया है और नेतन्याहू ने मज़ीद 10% के ऊपर कब्ज़े का हुक्म जारी कर दिया है कि 70% गज़ा पे मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा कर दिया जाए। और बोर्ड ऑफ पीस में बैठे हुए ममालिक कुछ भी नहीं कर पा रहे, जबकि लबनान पे इसराइली फ़ौजें चढ़ दौड़ी हैं, बहुत तेज़ी से वहाँ पे अटैक हो रहा है। ये एक फैमिली की तस्वीर आप देखें। ये इसराइली हमले के अंदर गुज़िश्ता रोज़ ये शहीद हो गए लोग। इनमें देखें, ये बच्चे हैं, ये पनागुज़ीन थे। कोस्टल हाईवे पर इन पर ड्रोन हमला किया गया और ये सारे लोग शहीद हो गए। ये बड़े अफसोसनाक मनाजिर जो हैं वहाँ से आ रहे हैं। और अभी जो ताज़ा इतलात आई हैं उनके मुताबिक इसराइली फ़ौज ने लबनान के बहुत बड़े एरिया पे भी कब्ज़ा कर लिया, उनके एक बड़े दरिया के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया, और एक तारीखी किला है जनूबी लबनान में बियोफोर्ट, उसके ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया है इसराइल ने। और वो ये कह रहे हैं ये इलाके अब हम नहीं छोड़ेंगे। तो तेज़ी से इसराइल अपने इलाकों में एक्सपेंशन करता चला जा रहा है, अपने इलाकों को वसअत देता चला जा रहा है। जो उनके पास एक मैप है जिसके मुताबिक वो इसराइल को बड़ा करना चाहते हैं, जिस पे कई मरतबा उन्होंने बात भी की है, वो उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। जबकि अरब ममालिक और बाकी ममालिक जो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा हैं, जिनमें पाकिस्तान भी है, वो अभी फ़िलहाल सूरत हाल का जायज़ा ही ले रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।